गुड इवनिंग एस्पिरेंट। मैं सर्वेश कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। कुछ दिनों से हम नहीं वीडियो लेकर के आ रहे थे। इसके पीछे मुख्य वजह थी काम में कुछ ज़्यादा ही व्यवस्थाएं हो जाने की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। आज से हमारी प्रयास होगी कि कम से कम एक लेक्चर रेगुलर लेकर के आए। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 300 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की एक सीरीज लाने जा रहे हैं जो सेक्शन वाइज होंगे, और यह 300 MCQ PYQ पे बेस्ड होंगे। तो जो भी बच्चे BPSC 71वीं देने वाले हैं या बिहार SSC CGL जो आने वाली है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। और मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि आप इन 300 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका लगभग मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है पहला कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। वास्को डी गामा अराइव्ड इन कालीकट इन विच ईयर। मैं आशा करता हूं कि आप सबको पता होंगे कि 1498 में वह कालीकट बंदरगाह पर आए थे। यहाँ से क्वेश्चंस और क्या बनते हैं कि वास्को डी गामा जो हैं वो भारत में कितने बार आ चुके हैं। तो वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए। कितने बार आए? 3 बार आए। प्रथम बार वो कब आए? जो फर्स्ट टाइम ही केम टू इंडिया वाज 1498। कहाँ पे आए? तो कालीकट बंदरगाह पे आए। कहाँ पे आए? कालीकट बंदरगाह पे आए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वह किसके दरबार में आए थे। जिस समय वह कालीकट पहुंचा था वो किसके दरबार में पहुंचे थे? तो किसके दरबार में पहुंचे थे? तो कालीकट की उस समय राजा थी जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। जमोरिन। तो जमोरिन के दरबार में वह पहुंचे थे। अच्छा, कालीकट कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कालीकट अभी है कहाँ पे? तो कालीकट केरला में है। कहाँ है? केरल में। वर्तमान में इस शहर का नाम कौंसीकोड बोला जाता है। वर्तमान में इसको नाम क्या है? कौंसीकोड। कौंसीकोड बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? केरला में है। ध्यान रखेंगे कि वास्को डी गामा प्रथम बार भारत 1498 ईस्वी में आए हैं। कहाँ पे आए थे? तो कालीकट। राजा कौन थे उसमें? कालीकट के जमोरिन थे, उनके दरबार में वो आए थे। और आगे अगर मैं बढ़ूं, वो भारत में कितने बार आए? तभी हमने आपको बताया कि वो भारत 3 बार आए। पहला 1498 में जो भारत में आए तो उसे भारत को अगर देखेंगे तो समुद्री मार्ग का खोजकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वो भारत आने वाले समुद्री मार्ग से भारत आने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे ये? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। इन्हें और भी क्या श्रेय दिया जाता है? इन्हें और भी श्रेय क्या दिया जाता है कि ये भारत में समुद्री मार्ग की, जो भारत की जो समुद्री मार्ग है उनका खोजकर्ता भी बोला जाता है। समुद्री मार्ग की खोज करता भी है। ध्यान रखेंगे ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। इससे पहले जो भारत का व्यापार हो रहा था, अगर मैं मैप से बताना चाहूँ तो इससे पहले से भी अगर आप देखेंगे तो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होते थे। लेकिन किस बीच से होते थे? तो भारत से जो यूरोप के बीच में व्यापार हो रहे थे
वो होते थे इस प्रकार से समुद्री मार्ग से। या दूसरा देखेंगे तो एक सिल्क रूट का नाम सुने होंगे, तो सिल्क रूट से ये जो आपके रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग है, और ये समुद्री रूट से होते थे, जिसमें अरब सागर, अरब कंट्री से टर्की और टर्की से होते हुए यूरोप जाते थे। परंतु यहाँ पे घटना क्या हुआ कि 1453 में देखेंगे तो जो टर्की है वहाँ पर पहले बेंजेंटाइन एम्पायर की शासन थी। 1453 में बेंजेंटाइन को तुर्की से हटाकर वहाँ पे शासन हो गया ऑटोमन एम्पायर का, जिसके वजह से इस एरिया से होने वाले व्यापार पे काफ़ी हेवी ड्यूटी लगा दिया गया, कर लगा दिए गए, और यहाँ पे लूट की घटनाएं बढ़ने लगी अरब कंट्रियों में, जिसके वजह से इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार जो था वो काफ़ी महंगे होने लगे यूरोप में। उन्हीं चीज़ों को सोल्व करने के लिए यूरोपीय देशों के राजाओं ने भारत के लिए एक अल्टरनेट रूट खोजने के लिए कई नाविकों को भारत की तरफ भेजे, जिसमें से जो सफल रहे वो वास्को डिगामा रहे, जो 1498 में भारत पहुंचने में सफल रहे। इसके पीछे एक और भी कहानी है, क्योंकि जब वो पुर्तगाल से भारत आ रहे थे तो वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, और दक्षिण अफ्रीका में भारत के एक गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद, और उस अब्दुल मजीद के मदद से, किसके मदद से, ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वास्को डिगामा को भारत लेकर के आए थे अफ्रीका से। अफ्रीका में कहाँ पे, तो वर्तमान में जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिल गए भारत की, और व्यक्ति का नाम क्या था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, ध्यान रखेंगे कौन व्यक्ति है, अब्दुल मजीद। वो कौन थे, तो एक व्यापारी थे जो गुजराती व्यापारी थे, उनसे मुलाकात हुई, और वही व्यक्ति यहाँ से लेते हुए भारत लेकर के आए, और भारत में कहाँ पे पहुँचे, ये कालीकट पे पहुँचे, कालीकट के बंदरगाह पे जुमेरिन के दरबार में। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थी, पहला क्वेश्चन क्या था कि वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था, तो ये 1498 में। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये कालीकट पड़ता कहाँ पे है, तो केरल में है। उस समय कालीकट के राजा कौन थे, जमोरिन थे। वह भारत में कितने बार आए थे, वो 3 बार भारत में आए। प्रथम बार ये 1498 में भारत आए। इन्हें भारत की समुद्री मार्ग की खोजकर्ता भी कहा जाता है, और समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आने वाले ये पहले यूरोपीय भी हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो जी, इसके बाद हमने कुछ बैकग्राउंड बता दिए कि जब वो भारत आ रहे थे तो यूरोप में एक भारतीय व्यापारी मिले, और भारतीय व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल मजीद, जिन्होंने उन्हें भारत लेकर के आए। अब ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी बताया था कि भारत में वो कितने बार आए, तो भारत में वो 3 बार आए। कितनी बार आए भारत में, वो 3 बार आए। 3 बार आए भारत में, कितने बार आए, 3 बार आए। प्रथम बार 1498 में। पहला बार कब आए, 1498 में। क्लियर है। कहाँ पे आए थे, तभी आपने देखा कालीकट में। कालीकट में, कहाँ पे, कालीकट में। किसके दरबार में आए थे, तभी हमने अभी बता दिए कि जमोरिन के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, तो जमोरिन के दरबार में आए थे। जमोरिन के दरबार में आए थे। पर्पस क्या था, तो उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य भी हमने बता दिए। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था समुद्री मार्ग को खोजना। समुद्री मार्ग को खोजना एवं व्यापार को स्थापित करना। मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि पर्पस क्या था, टू फाइंड सी रूट एंड एस्टैब्लिश ट्रेड इन इंडिया। वे वापस कब गए, तो पहला बार जब बनाया तो वापस कब गए, तो वापस वो 99 में गए। वापस कब गए, वापस 1499 में गए। चलो जी, सेकेंड टाइम वो कब आए,
दूसरी बार वो कब आए? तो दूसरी बार ध्यान रखेंगे कि वो कब आए। 1502 में। कब आए? 1502 में। और जब वो 1502 में जब आए उन्होंने भारत, तो भारत में अपने साथ 20 हेवी आर्म्ड शिप के साथ भारत आए। कितने के साथ आए? लगभग 20 हेवी 20 हेवी आर्म्ड शिप के साथ आए। ध्यान रखेंगे, आर्म्ड शिप के साथ आए, जिसका पर्पस था टू इस्टाब्लिश पोर्तुगीज पावर एंड ट्रेड इन इंडिया। उद्देश्य क्या था? आर्म्ड शिप लाने का उद्देश्य था। तो उद्देश्य जो था उसका कि भारत में उद्देश्य क्या था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापना करना। पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करना। क्लियर है? चलो जी, सेकेंड टाइम वापस कब गए? सेकेंड टाइम में तो ये वापस 1503 में गए। क्लियर है? वो वापस कब गए? 1503 में गए। चलो जी, तीसरी बार वो भारत कब आए? थर्ड टाइम भारत कब आए? तो ध्यान रखेंगे, तीसरी बार भारत 1524 में आए। कहाँ पे आए? 1524 में आए, और 24 में ही इनका मृत्यु भारत में ही हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि वो तीसरी बार भारत जो आए थे ये 24 में आए थे। किस रूप में आए थे? तो तीसरी बार जो भारत आया था तो एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया आया था। कैसे आए थे? वो वाइसराय के रूप में आए थे। मतलब वो पुर्तगाली कंपनी की वाइसराय बना करके भेजे गए थे एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया टू स्टॉप करप्शंस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जिसका पर्पस क्या था कि वाइसराय के रूप में बना करके उन्हें भारत 24 में भेजा गया, जिसका उद्देश्य था कि जो कंपनी के अंतर्गत जो करप्शन हो रहा है और जो कंपनी की जो मिसमैनेजमेंट है उनको सुधारना था। लोकेशन वो कहाँ पे आए थे? तो वो कोचीन में पहुंचे थे। कहाँ के गवर्नर बना के भेजे गए थे? तो कोचीन में। ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? कोचीन में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्लियर हो गए होंगे, और उसी समय इसको 24 में ही मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हो गया? तो ध्यान रखेंगे 24 में ही इनका मृत्यु हो गया भारत में। क्लियर है? 1524 में भारत में ही मृत्यु हो गई। तो वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए, 1498, 1502 और 1524 में। पहला बार जब उन्होंने आए तो भारत में समुद्री मार्ग को खोज करने के लिए। दूसरा बार जब वो भारत में आए तो अपने व्यापारिक आधिपत्य को स्थापित करने के उद्देश्य से आए। और तीसरा बार जब वो भारत आए तो एज अ वाइसराय के रूप में आए, जिसका उद्देश्य था कि कंपनी की मिसमैनेजमेंट और करप्शन को समाप्त करना, रोकना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्यान रखेंगे कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पूरा नाम क्या है? द अल्मीडा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ध्यान रखेंगे पूरा नाम क्या है इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है कौन, जान लेते हैं। अरे ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या आखिर, ये जान लेते हैं। क्लियर है। तो पहला ये जान लेते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है कौन और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये था आपका फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो पुर्तगाली कंपनी की ये प्रथम वाइसराय थे। कौन थे ये, तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाली कंपनी की प्रथम वाइसराय थे। कौन थे वो, पुर्तगाली कंपनी की प्रथम वाइसराय थे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलो जी। उस समय जब वो पुर्तगाली कंपनी की पहला वाइसराय बनाए गए थे तो उस समय पुर्तगाल की राजा कौन थे, मान लो क्वेश्चन पूछ देता है तो राजा कौन थे उस समय, तो राजा उस समय थे मैनुअल, वॉज द किंग ऑफ पोर्तुगीज ड्यूरिंग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रीजन। तो कौन थे, मैनुअल, मैनुअल थे। कौन थे, मैनुअल थे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही भारत में एक पॉलिसी लेकर के आया और इस नीति का नाम क्या था, उनके द्वारा जो भारत में नीति अपनाई गई थी वो नीति कौन सी थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, जो अभी आपने क्वेश्चंस में देखा। क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लेकर के आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो एक वाटर पॉलिसी थी। कैसा था, एक जलीय नीति था। ये जल नीति क्या है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को मानना था कि यदि मुझे भारत में अपने ट्रेड को स्थापित करनी है, अपनी सत्ता को स्थापित करनी है, तो हमें समुद्रों में अपने आधिपत्य को स्थापित करना होगा। खास करके जो भारत के अगर ये जगह आएंगे, जो अरब सागर, हिंद महासागर है, उससे होकर के जितने भी ट्रेड हो रहे हैं, तो उनका मानना था कि भारत में ट्रेड को स्थापित करने का पहला जो उद्देश्य है, हमें उन सागरों में, समुद्रों में अपने वर्चस्व को स्थापित करना होगा। और उनका मानना था कि यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं सी के ऊपर, तो हमारी पूरी इस एरिया से होने वाले व्यापार के ऊपर हमारा आधिपत्य होगा। तो पोर्तुगीज बिलीव्ड दैट द कंट्रोल ऑफ द सी इज द कंट्रोल ऑफ ट्रेड। क्या उसका मानना था कि यदि हम इन समुद्रों के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लेते हैं तो इस एरिया से होने वाले और भारत में जितने भी व्यापार है उसके ऊपर हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगी। तो उसी नीति को हम क्या कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक वाटर पॉलिसी थी, जो ओशियन पॉलिसी था, जिसमें मानना था उनको कि मुझे इस नीति के तहत क्या करना है, अरब सागर और हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करनी है, एकाधिकार को स्थापित करनी है, जिससे क्या होगा कि इस एरिया से होने वाले व्यापार पे पूरा नियंत्रण पुर्तगालियों को हो जाएंगे। और इसी को नियंत्रित करने के दौरान अगर उद्देश्य से अगर देखेंगे तो एक बैटल लड़ा जाता है, और उस बैटल का नाम क्या है, ध्यान रखेंगे उस बैटल का नाम क्या है, तो वो बैटल है, ध्यान रखेंगे, बैटल है बैटल ऑफ ड्यू। नाम क्या है बैटल का, बैटल ऑफ ड्यू। ये कब लड़ा गया, 1509 में। कौन सा है, तो ड्यू का युद्ध कब लड़ा गया, 1509 में। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वह युद्ध हुआ था पुर्तगालियों के बीच में।
पुर्तगाली के बीच में, और पुर्तगाली वर्सेस गुजरात के राजा उस समय थे। गुजरात, मिस्र, गुजरात, मिस्र एवं काली कट की राजा के बीच, राजा के बीच। क्लियर यहाँ तक है? तो बैटल ऑफ ट्यूज जो है वो समुद्र में अधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से पुर्तगाली एवं गुजरात, मिस्र एवं कालीकट के राजा की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। क्लियर है? जिसमें पुर्तगालियों की जीत हुई। तो ये ध्यान रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस समय पुर्तगीज राजा कौन थे? मैनुअल। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? समुद्रों में अपने अधिपत्य को स्थापित करना। और इसी के साथ उन्होंने एक संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष का नाम क्या है? बैटल ऑफ ड्यू। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वर्सेस गुजरात, इजिप्ट एंड जुमोरिन ऑफ कालीकट के बीच में ये लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। The first to establish trade relation with India in medieval period was Portuguese. कौन थे? पोर्तुगीज। मतलब भारत में अगर आप देखेंगे तो मध्यकाल में प्रथम जो व्यापार स्थापित करने वाला जो देश है कौन है? पुर्तगाली है। अभी हमने देख लिया है कि पुर्तगाली पहले भारत में आया। अगर मान लो इसका क्रम में अगर बताना चाहूँ तो क्रम देख लो, कौन सा कंपनी कब आए। चलो जी, अगर कंपनी का क्रम देखोगे तो पहला जो भारत आने वाले हैं वो कौन है? तो पहला पुर्तगाली है। कौन है? अगर कंपनियों की क्रम देखेंगे तो कंपनी पहला पुर्तगाली कंपनी है। कब आए हैं ये? तभी अपने आपने देखा था 1498 में। दूसरा जो है अंग्रेज है। कब आए? 1600 में। तीसरा जो है डच, तीसरा जो है डच है। कब आए? 1602 में। चौथा कौन है डच के बाद? डेन। डेन है। कब आए? तो 1616 में। ये कंपनियों की आने की क्रम है, ध्यान रखेंगे। ये भारत में कंपनी खोलने की क्रम नहीं है, ये कंपनियों की स्थापना के क्रम में बता रहे हैं। और इसके बाद कौन सा आए? तो फ्रेंच आए। कौन आए? फ्रांस। फ्रेंच आए। कब आए फ्रेंच? तो 1664 में। तो अगर कंपनियों के क्रम में देखेंगे तो सबसे बाद आने वाले जो कंपनी है वो कौन सा है? फ्रेंच है, फ्रांस है। जो फ्रांस कब आए? 1664 में। तो ये कंपनियों की स्थापना के क्रम है। अगर मान लो क्वेश्चन पलट करके आ जाए कि भारत में पहले कौन सा कंपनी खोला गया था, तो पहला कौन सा कंपनी हो जाएंगे? पुर्तगाली कंपनी। कब खोला गया था? तो खोलने के क्रम में अलग है और स्थापना के क्रम, तो जो भी हमने क्रम लिखाए हैं वो क्रम कौन सी हैं? तो ये क्रम है आपके कंपनियों को स्थापना करने का क्रम है कि पहला कंपनी का स्थापना जो हुआ था पुर्तगाली कंपनी 1498, दूसरा अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डैनिश 1616 में, फ्रेंच 1664 में। भारत आने के क्रम में डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये कंपनियों की भारत आने का क्रम क्या है, कंपनियों की भारत आने का क्रम अगर मैं लिखूँ
को भारत आने का क्रम क्या है? तो अगर आने के क्रम में देखेंगे तो पहला पुर्तगाली है। कब आए हैं? तो पहला कंपनी जो पुर्तगाली है 1503 में। कहाँ पे खोला गया था? कोचीन। कहाँ पे? कोचीन। ध्यान रखेंगे पहला। दूसरा डच है। कब खोला गया था? 1605 सॉरी 1605। कहाँ पे खोला गया था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। तीसरा कौन है? अंग्रेज। कब खोला गया था पहला कंपनी? 1611। कहाँ पे? सेम मछलीपट्टनम। चौथा कंपनी कौन सी है? डेनिश। 1620। कहाँ पे खोला गया था? ट्रावनकोर। और अंतिम कंपनी कौन सी है? फ्रांस। कब खोला गया था? 1668 में। कहाँ पे? सूरत में। क्लियर है? भारत कंपनियों को भारत आने का क्रम में है पुर्तगाली 1503, डच 1605, अंग्रेज 1611, डेनिश 1620, फ्रांस 1668। लेकिन कंपनियों के स्थापना के क्रम में जाएंगे तो पुर्तगाली 1498, इंग्लिश 1600, डच यहाँ पे याद आप रखेंगे स्थापना में, ये डच वाले में, क्योंकि आने के स्थापना के क्रम में पहले इंग्लिश है, लेकिन भारत आने के क्रम में पहले डच है। और बाकी आपका सीरीज सेम है, तो इसमें बाकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी हमने लास्ट पहले ही देख चुके हैं। कहाँ पे कब आए थे भारत है? तो 1498 में। क्लियर है? और अभी हमने कंपनियों को सीरीज भी देख लिए हैं कि कब कब आए हैं। तो पहला वास्को डी गामा पुर्तगाली हैं जो कब आए थे? 1498 में। गुड। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्टुगीज क्रोन इन इंडिया? हमने पहले डिस्कस कर लिए। मैं आशा करता हूँ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्टुगीज कंपनी। कब? 1603 में। क्लियर है? आशा करता हूँ सर 1503 में। क्लियर आता के? तो मैं आशा करता हूँ कि वहाँ तक आपको क्लियर होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा कौन सी है? तो अल्बुकर्क है। इसके बाद जो अगला होंगे वो कौन होंगे? अल्बुकर्क। इन्होंने कौन सा नीति लेकर के आया था? तो वुलू वोटो पॉलिसी। क्लियर है? कौन सा नीति है? वुलू वोटो पॉलिसी। और इन्हीं के द्वारा जब उन्होंने भारत में आए तो पहला पोर्तुगीज फोर्ट की स्थापना किया गया था। फर्स्ट फोर्ट बिल्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया वाज फोर्ट इमैनुअल। तो ध्यान रखेंगे इन्हीं के द्वारा एक फोर्ट बनाया गया था। फोर्ट का नाम क्या था? इमैनुअल। फोर्ट इमैनुअल। नेक्स्ट आज क्वेश्चन से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? पहले देख चुके हैं।
जमोरिन ने, जो उस समय राजा थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम वो भारत आए तो जमोरिन के खिलाफ ही आए थे, अपने ट्रेड को इस्टाब्लिश करने के लिए। अपने साथ कितनी बेड़ियों के साथ आए थे सेकेंड टाइम? तो 20 आर्म हेवी शिफ्ट के साथ आए थे। किसके लिए? तो वहाँ पे जो लोकल जो राजा थे उनको पराजित करने के लिए और अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम बार तो आए थे जुमेरिन के दरबार में आए। सेकेंड टाइम जब आए तो जुमेरिन से लड़ने के लिए आए थे, ध्यान रखेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माने जाते हैं। भारत में वास्तविक संस्थापक कौन हुए? अल्बुकर्क हुए, जो सेकेंड वाइसराय ऑफ पोर्तुगीज कंपनी है। ये कौन है? तो ये अगर ध्यान रखेंगे कि ये सेकेंड है वाइसराय ऑफ इंडिया, पुर्तगाली का ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली कंपनी की दूसरा वाइसराय हुई है। वाइसराय क्लियर है? पुर्तगाली कंपनी की और दूसरा वाइसराय हुए। इसका फुल नाम क्या था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। पूरा नाम क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो भारत में 1509 में गवर्नर बना था, मतलब वाइसराय बने थे। कब बने थे? 1509 में वाइसराय बना था। और 10 में इन्होंने एक काम किए। काम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, 1509 में वाइसराय बने और 1510 में 1510 में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह कौन थे? ये तो ये बीजापुर के शासक थे। कौन थे? बीजापुर का शासक थे। इससे इन्होंने क्या किया? गोवा को जीत लिया। गोवा को जीत लिए। क्या किया उन्होंने? गोवा को जीत लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाद में जाकर के गोवा को अपना क्या बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया, मतलब अपना हेड क्वार्टर बनाया गया बाद में। तो बाद में इसको हेड क्वार्टर बनाया गया। अभी यहाँ पे गोवा को उन्होंने जीत लिया। किससे जीता है? तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ये 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को जीते गए। किससे जीते गए? तो बीजापुर के शासक थे उस समय यूसुफ आदिल शाह, उससे उन्हें जीते और बाद में जाकर के उसे गोवा को हेड क्वार्टर बनाया गया। चलो जी, नेक्स्ट देखो। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अभी हमने पहले बता चुके हैं। प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पे किया गया था? कोचीन में। अभी हमने जब बता रहे थे कि प्रथम जो निर्माण किया गया था कहाँ पे? कोचीन में। किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट जो आपका फोर्ट है, दुर्ग है, उस फर्स्ट फोर्ट का नाम क्या है? तो चलो देख लेते हैं कि जो पहला दुर्ग बनाया गया था वो किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बनाया गया था? 1503 में। कहाँ पे बनाया गया था? कोचीन में। किसके मदद किससे बनाया गया था? बताएंगे?
कोचिन के राजा के मदद से, कोचिन के राजा के मदद से। उद्देश्य क्या था? तो बगल में कौन पड़ता है? जुमोरी पड़ता है कालीकट का, तो उससे भी बदला लेना था, तो इस उद्देश्य से यहाँ पर किया गया था। तो पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट पोर्टुगीज ट्रेड इंटरेस्ट एंड सी फ्रॉम द लोकल रूरल। तो यहाँ पर जितने भी लोकल रूरल है उससे अपने ट्रेड को संरक्षित करने के उद्देश्य से, और खास करके स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये जुमेरिन है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अपनी ट्रेड डोमिनेशन को स्थापित करने के उद्देश्य से कोचिन में अपना एक फोर्ट स्थापित किया था किसके द्वारा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा 1503 में। कहाँ पे? कोचिन में। किसके मदद से? कोचिन के राजा के मदद से। कोचिन से यहाँ से एक और मान लो बनता है कि इस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट इमैनुअल। फोर्ट इमैनुअल, इमैनुअल, फोर्ट इमैनुअल। इसको और भी क्या कहा जाता है फोर्ट इमैनुअल को? तो ध्यान रखेंगे इसका अन्य भी नाम है फोर्ट इमैनुअल का। फोर्ट इमैनुअल का कोचिन का किला भी कहा जाता है इसको, कोची किला भी कहा जाता है इसको, या कोचिन का किला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, या कोचिन का किला भी कहा जाता है। कहाँ पे लोकेशन है? तो कोचिन केरला। कहाँ पे लोकेशन है? तो कोचिन केरला में अवस्थित है। यहाँ तक क्लियर है? अगला देख लो, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कि कौन थे? पुर्तगालियों ने। विच यूरोपियन फर्स्ट स्टैब्लिश मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? तो मैरीटाइम ट्रेडिंग किसने स्थापित किया था? अभी हमने बताया था ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने? पुर्तगीज ने। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉफ चारनॉक। कौन है? जॉफ चारनॉक। तो वास्तव फाउंडर ऑफ कलकत्ता तो कौन है? जॉफ चारनॉक। चलो जी, ये जॉर्ज चारनॉक कौन है? तो जॉर्ज चारनॉक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी। कौन है ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकारी है, जिन्होंने कलकत्ता में, जो मतलब बंगाल है, वहाँ पे 3 गांव को कलकत्ता के लोकल राजा से खरीदे। कितने गांव को? 3 गांव को। और ये 3 गांव कौन सी थी? सुल्तानट्टी, कालीकट्टा और गोविंदपुर। ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान की कलकत्ता आप देख रहे हैं वो कितने गांव से मिल करके बना हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 3 गांव को लिया गया था। ये 3 गांव कौन सी थी? तो कालीकट्टा, कालीकट्टा, दूसरा सुल्तानट्टी, सुल्तानट्टी, और तीसरा गोविंदपुर। तीसरा कौन थे? गोविंदपुर थे। वो किससे लिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, तो वहाँ की जो बंगाल के उस समय नवाब थे, उस नवाब से 1200 रुपया भुगतान कर इन 3 गांव की जमींदारी प्राप्त किया था। कितना का? 1200 रुपया। तो ध्यान रखेंगे कितना रुपया भुगतान के साथ है? तो ये जो 3 गांव है, इस 3 गांव की जो जमींदारी है वो 1200 रुपया भुगतान के साथ। कितना सौ रुपया? 1200 रुपया। भुगतान कर जमींदारी प्राप्त किया था। जमींदारी प्राप्त किया था।
चलो जी, तो ध्यान रखेंगे कालकट्टा का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे। इन्होंने उस समय जो बंगाल के नवाब थे उनसे 3 गाँव को जमींदारी प्राप्त किया था, कालीकट्टा, सुल्तानट्टी और गोविंदपुर, और ये तीनों गाँवों को मिला करके एक शहर बनाया गया। शहर का नाम क्या दिया गया? कलकत्ता। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता का जो निर्माण हुआ है 3 गाँव को मिलने के वजह से हुआ है। इस 3 गाँव की जो जमींदारी लिया था कितने में? 1200 रुपया भुगतान करके लिया था। बताएंगे किससे लिया था? उस समय लिया किससे था? मान लो क्वेश्चन साझा से आया नहीं अभी तक, लेकिन ये किससे लिया था जमींदारी? तो ध्यान रखेंगे शबरन राय चौधरी है। कौन है? शबरन राय चौधरी। शबरन राय चौधरी, जो उस समय के कलकत्ता के जमींदार थे, बंगाल के जमींदार थे। उससे यह 3 गांव लिया गया था किसके द्वारा? जॉब चार्नोक के द्वारा। और इन 3 गांव को लेने के बाद वहाँ पे एक शहर बनाया गया। उस शहर का नाम क्या था? कलकत्ता। और इसी कलकत्ता शहर पे एक बिल्डिंग बनाया गया, उसका नाम क्या था? विलियम फोर्ट। नाम क्या था? विलियम फोर्ट। तो ध्यान रखेंगे 1700 के करीब एक बिल्डिंग कलकत्ता में बना और नाम क्या था इसका? विलियम फोर्ट। तो ये व्यापारिक हेडक्वार्टर भी थे और यहाँ पे सिविल सर्वेंट जो है उसका ट्रेनिंग दिए जाते थे बाद में। अभी ये वर्तमान में क्या है? विलियम फोर्ट। तो वर्तमान में अगर जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में विलियम फोर्ट को क्या है, इसका यूज हो रहा है, तो वर्तमान में हमारा ये ईस्टर्न आर्म्ड कमांड है। ये कमांड है। कौन है ये? वर्तमान में आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसका मुख्यालय है। ध्यान रखेंगे। तो विलियम फोर्ट वर्तमान में क्या है? तो ईस्टर्न आर्मी कमांड है भारत की। इसका हाल ही में इसका नाम बदला गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? 2025 में इस किले का नाम बदला गया है। और इस किले का नाम क्या रखा गया है? विलियम फोर्ट का। तो विलियम फोर्ट का जो वर्तमान में नाम है वो रखा गया है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग रखा गया। तो ध्यान रखेंगे कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन है? तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्नोक है। कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जिन्होंने बंगाल के जमींदार से 3 गांव 1200 रुपया भुगतान करके प्राप्त किए थे, कालीकट्टा, सुल्तानट्टी और गोविंदपुर। और इन 3 गांवों को मिलाकर के एक शहर बनाया। शहर का नाम क्या था? कलकत्ता। तो किससे लिए थे? तो शबरन राय चौधरी उस समय के जमींदार थे बंगाल के, जिससे वह 1200 रुपया भुगतान करके जमींदारी प्राप्त किए थे। और यहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग बनाए, मतलब अपना व्यापारिक हेडक्वार्टर एवं सिविल सर्वेंट जो थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, उसका एक ट्रेनिंग के लिए एक बिल्डिंग बनाए, एक हेडक्वार्टर बनाए। उसका नाम क्या था? विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट वर्तमान में क्या है? तो बिल्डिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता में पड़ता है। वर्तमान में हमारा ईस्टर्न आर्म्ड कमांड है का हेडक्वार्टर है ये। इसका वर्तमान में नाम क्या दिया गया भारत सरकार के द्वारा? तो विलियम फोर्ट का नाम जो वर्तमान में दिया गया है वो विजय दुर्ग दिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कलकत्ता किसने बसाया? अभी हमने पढ़े हैं। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने। कलकत्ता शहर किसने बसाया? जॉब चार्नोक ने। इसमें कोई बात ही नहीं है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बताएंगे। ऑप्शन क्लियर है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो बादशाह कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। कब से कब तक? तो ध्यान रखेंगे अकबर की जो शासन काल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में। तो वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद राजा कौन बने? अकबर के बाद जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर के
1627 तक रहा। इसके बाद कौन बने? शाहजहाँ, जो 1627 से लेकर के 57 तक रहे। और इसके बाद कौन बने? औरंगजेब, जो 1657 से लेकर के 1707 तक रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1556 से 1605 तक, 1605 से 1627 तक, 1627 से 1657 तक और 1657 से 1707 तक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तभी हमने आप ऊपर देख लियो कि भारत में पहला जो कारखाना खुला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पहला कारखाना कब खुला था? कब खुले थे? तो 1611 में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। बाद में जाकर कहाँ पे खुले? सूरत में, 1613 में। तभी आपने शासनकाल देख लिया कि किसका शासनकाल था 1611 में, तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर की। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? अभी हमने देखा, सूरत में। इससे पहले मछलीपट्टनम में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए था? तो बिहार है। अफीम अफीम और शोरा के लिए जो प्रसिद्ध था, अफीम और शोरा के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो कौन सा था? बिहार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थे? कहाँ पे थे बताएंगे? तो सूरत में था। प्रारंभिक दौर में अगर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था, जो उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, वो हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? सूरत में। बाद में कहाँ पे किया गया? बॉम्बे। बाद में बॉम्बे। जब उन्होंने बॉम्बे को लीज पर ले लिया ब्रिटिश राजत्व से, तो लीज पर लेने के बाद बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बनाया। बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड थे। बताएंगे सर जॉन चाइल्ड को क्यों निष्कासित किया गया था? कारण क्या थे सर जॉन चाइल्ड को निकालने के पीछे? कोई रीजन या कोई कारण या कोई चीजें क्यों क्यों थी और क्यों निकाला गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड कौन है? सर जॉन चाइल्ड। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने कब से कब तक? तो ये 1681 से 1690 तक। 1681 से लेकर के 1690 तक वो भारत में सर जॉन चाइल्ड जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। चलो जी, अभी हमने इससे लास्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया इस समय शासनकाल किसका चल रहा है, तो 1657 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल है। मैं आशा करता हूँ क्लियर है। 1686 में सर जॉन चाइल्ड, कौन है? सर जॉन चाइल्ड ने कंपनी के मुख्यालय बंदरगाहों पर, कंपनी ने सॉरी 1686 में उन्होंने क्या किया? 1686 में गवर्नर ने क्या किया कि कंपनी ने क्या किया, जो सर जॉन चाइल्ड ने, जो मुगल की जो बंदरगाह थी, कौन? मुगल की बंदरगाह जो है, मुगल की जो बंदरगाह है पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिए। खास करके कौन सी बंदरगाह? तो ध्यान रखेंगे दो बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह पे आक्रमण किया था? तो सूरत बंदरगाह और कलकत्ता की बंदरगाह। उसमें क्या बोलते थे? हुगली।
हुगली बंदरगाह पे आक्रमण किए। और इस आक्रमण में इसका उद्देश्य था कि भारत में अपने डोमिनेंस को स्थापित करना। लेकिन परिणाम क्या निकला? जब उन्होंने आक्रमण किया तो सर जॉन चाइल्ड की पूरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से हार हुई। बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से हार हुई। और बुरी तरह से हार होने के बाद कंपनी के ऊपर मुगल ने अब 90 में जब साइन करना था, एग्रीमेंट जब साइन करनी थी, तो औरंगजेब ने शर्त रखा। शर्त क्या था कि इस व्यक्ति को के ऊपर कार्रवाई किया जाए और उसे भारत से निकाला जाए। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि 90 में इनका मृत्यु हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति, अगर क्वेश्चन आ जाए, किस नया कंपनी किस गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो निष्कासित करने की जो ऑर्डर थी, जिसके ऊपर जो समझौता हुआ था, समझौता में इसको पनिश करने की बात थी और भारत से निकालने की बात थी। लेकिन वो निकालने से पूर्व ही, ध्यान रखेंगे, 1690 में ही इसका भारत में मृत्यु हो गया। तो फिर निकाला फिर नहीं गया और ट्रीटी फिर ऑलरेडी मामला सुलझ गई। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बताएंगे कर्नाटक का युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा गया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लगभग परिचित होंगे। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने हुए? 3 कर्नाटक युद्ध हुए। बताएंगे 3 कर्नाटक युद्ध कब कब हुए? चलो जी देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध बताएंगे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746। किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच में, जिसको हम आंग्ल फ्रांसिस संघर्ष भी कहते हैं, युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में किसका जीत हुआ? फ्रांस के। इस युद्ध का एक और नाम से भी जाना जाता है, सेंट टेम्पो का युद्ध। क्या बोला जाता है इसको? सेंट टोपे का युद्ध। कर्नाटक की जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसको किस नाम से जाना जाता है? सेंट टोपो का युद्ध। इस फ्रांस के जीत के बाद संधि कौन सी हुई थी? संधि का नाम बता सकते हैं? एक्सला-चापेला। एक्सला-सापेला। एक्सला-सापेला की संधि साइन हुई थी। यह युद्ध के मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार के संघर्ष की युद्ध चल रही थी, जिसके वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़े गए। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1749 से लेकर के 1754 के बीच लड़े गए। 54 के बीच लड़े गए। इसमें कारण क्या था? तो भारत में भी अब उत्तराधिकार की संघर्ष चल रही थी। एक तो हैदराबाद में था, दूसरा कर्नाटक में था। हैदराबाद में असफ शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष हुआ उनके पुत्र और उनके भतीजे के बीच में।
पुत्र कौन थे? तो नसीर जंग थे और भतीजे मुजफ्फर जंग थे, जिसके बीच में विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने अपने लोगों के बीच में खड़ा होना शुरू कर दिया, जिसमें फ्रांस ने देखेंगे और दूसरा था कर्नाटक में। कर्नाटक में भी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के नवाब को लेकर के यहाँ की जो सत्ता पर बैठना था उसको लेकर के संघर्ष चला। अनवरुद्दीन तथा उनके चंदा साहिब के बीच में, मतलब इसके बनोई हुए चंदा साहब, उसके बीच में संघर्ष हुआ। तो इस संघर्षों को लेकर के भारत में दूसरे एंग्लो फ्रेंच वार लड़े गए। इसके पीछे कारण क्या था? तो ये दोनों चाह रहे थे कि हमारे पक्ष वाले व्यक्ति हैदराबाद में और कर्नाटक में शासक बने, क्योंकि अगर अपने पक्ष का नहीं होगा तो उसे आप किस प्रकार से पॉलिटिकल बेनिफिट्स दोगे? तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक छुट्टी और रियायतें प्रदान करने के उद्देश्य से और प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दोनों चाहते थे कि हमारे जो पक्षधर है वो गद्दी पर बैठे, और इसी को लेकर के इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जिसे हम सेकेंड कर्नाटिक युद्ध कहते हैं। और सेकेंड कर्नाटिक युद्ध में किसका जीत हुआ? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो जीत हुए वो अंग्रेज की हुई, अंग्रेज की हुई। उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? तो कारण अभी हमने बता दिए कि कारण था हैदराबाद, उत्तराधिकार की संघर्ष और कर्नाटक में उत्तराधिकार की संघर्ष। संघर्ष, जीत अंग्रेजों की। और यहाँ पर जो संधि साइन की गई, संधि का नाम क्या था? तो संधि के नाम थी ट्रीटी ऑफ सॉरी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे नाम, पहला हिक्सला चापेला की संधि हुई थी, दूसरा में जो संधि साइन की गई ट्रीटी कौन सी थी बोल रहा हूँ, याद आता है तो मैं इसको आगे बताऊंगा। और तीसरा जो है ये कब से कब तक चले? तो ये भारत में स्टार्ट होगा 1756 से लेकर के 1763 तक। इसे विश्व इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय संघर्ष या युद्ध भी कहते हैं इसको। किसके बीच में? सिम जीत अंग्रेज। संधि, संधि का नाम क्या है? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस। संधि का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस की संधि थी। कौन सा थी? पेरिस की संधि। चलो जी, जिसके तहत इसे अमेरिका छोड़ना पड़ा, भारत में इसकी लगभग स्थिति खराब हो गई। यहाँ पर सेकेंड वाले में जो संधि हुआ था उस संधि का नाम क्या है? संधि का नाम लिख लो, पौंडीचेरी की संधि है। कौन सी संधि है? पौंडीचेरी की संधि। संधि, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फास्ट करते हैं। फ्रांसीसी में हमारा पहला कारखाना बता चुके हैं सूरत में, कब किए थे?
तो 1668 में। पहले बता चुके क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पे यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम मिलता था, अभी हमने बता दिया था, इससे पहले बिहार था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत राजकीय जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडा आया था? थॉमस रे थे। कब भारत आए थे? तो 1615 में। थॉमस रे भारत कब आए थे? 1615 में। और कब तक रहे वो भारत में? तो 1619 तक रहे। आने के पीछे कारण क्या था? तो भारत में वो व्यापारिक एकाधिकार व्यापारिक कुछ छूटे को और अधिकार को प्राप्त करना, व्यापारिक अधिकार को प्राप्त करना। क्या था उसका उद्देश्य? व्यापारिक उद्देश्य को प्राप्त करना। किससे प्राप्त करना? किसके दरबार में आया था? तो ध्यान रखेंगे, दरबार किसका था? जहांगीर। चलो जी, जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन है कि किसके? अजमेर से मांडू। अजमेर उस समय राजधानी हुआ करता, मतलब वहाँ पे लोग जाया करते थे, और इसका ग्रीसियम राजधानी जो था मांडू था। तो वे मांडू गए थे अजमेर से। वो मांडू कौन से थे? तो उस समय जहांगीर के शासन काल में जो मांडू है तो ग्रीष्म काल राजधानी बनाया था, मतलब गर्मियों में वो मेनली छुट्टी बिताने के लिए मांडू जाते थे। मांडू कहाँ पे पड़ता है? तो मांडू मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वो साथ में मांडू गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बन जाते हैं। तो मुलाकात से अजमेर की जहांगीर के साथ वो मांडू आए थे। मांडू कौन से? तो उस समय मुगल दरबार की ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था, मतलब गर्मियों में जनरली वहाँ पर वह छुट्टी बिताने के लिए जाया करते थे, तो वह साथ में गए थे। ध्यान रखेंगे। इससे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आ चुका है? मान लो क्वेश्चन आ जाए तो हॉकिंस आए हुए हैं। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 1608 में। कब? 1608 में कौन आए थे? हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। उद्देश्य क्या था? तो उस समय उद्देश्य सेम ही था कि व्यापारिक अधिकार को प्राप्त करना और व्यापारिक एक कंपनी को खोलने के लिए परमिशन के लिए आए थे। लेकिन परमिशन पुर्तगालियों के प्रभाव उस समय जहांगीर के दरबार में ज़्यादा था, इस वजह से कोई अनुमति नहीं दी गई। तब जाकर के वह मछलीपट्टनम में 1611 में पहला कारखाना को खोले। लेकिन उसकी वार्तालाप से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो प्रभावित होकर के हॉकिंस को उन्होंने अंग्रेज खान की उपाधि दिया था। अंग्रेज खां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी जो थे वो कौन थे? तो हॉकिंस थे। हॉकिंस को उन्होंने कौन सी उपाधि दिया था? अंग्रेज खां के। वो कौन थे? तो ये ध्यान रखेंगे, जेम्स प्रथम जो उस समय राजा थे उसका राजदूत के रूप में भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो पहले देख लिए, सर जॉन चाइल्ड। क्यों निष्कासित किया गया था? बता दिए हैं कि उन्होंने 1686 में हुगली पे और सूरत पे आक्रमण किया था, पोर्ट पे अपना डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए, ट्रेड डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए, जिसमें औरंगजेब ने उसको बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करने के बाद ये शर्तें रखी कि भाई साहब उसे भारत से बाहर भेजिए, और इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाए गए थे जिसके वजह से इसको ये क्वेश्चन आते हैं, परंतु उनका मृत्यु हो गया था पहले ही। जेम्स पर्सन का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रॉ है। दूसरा, पहला इससे पहले हॉकिंस आया हुआ है, अभी हमने टॉमस रॉ के बारे में बता दिए। बांडीवास की लड़ाई अंग्रेज के साथ किसके साथ संबंध में महत्वपूर्ण है? बांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? तो किसके साथ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के साथ। कब हुआ था ये युद्ध? कब हुए थे? 1760 में। जीत अंग्रेज, संधि मान लो आ जाए सेम, पेरिस की संधि। और इसी संधि के तहत इसका लगभग भारत से व्यापारिक कोठियां बंद हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और मान लो पूछ लेते हैं।
कि डचों के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? डचों के बीच में भी ये देखो, अंग्रेजों और डच के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। नाम क्या है? बेदरा का युद्ध। कहाँ पे पड़ता है बेदरा? कलकत्ता। इसे और भी कौन सा नाम से जानते हैं? तो हुगली का युद्ध भी बोलते हैं इसको। कब हुआ था ये युद्ध? तो 1759 में, मतलब बांडीवास के युद्ध से 1 साल पहले। जीत ऑब्वियसली अंग्रेज की जीत हुई। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गौथिक स्थापत्य कला के स्थापना का श्रेय जाता है? सिंपल सा मतलब सेंट थोमो का युद्ध कहा जाता है? अभी हमने पहले बता दिए थे, कर्नाटक के युद्ध में। सेंट थोमो का युद्ध। चलो जी, इसमें बताना कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। बताओ पहले। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान कहाँ के थे? बताएंगे। तो पहला वास्को डी गामा, सबको पता है कि वास्को डी गामा कहाँ के हैं? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। है कौन है? अमेरिका का खोज करने वाला, यूएसए का खोजकर्ता। कैप्टन कुक यूएसए का खोजकर्ता, वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का खोजकर्ता। और कैप्टन कुक कहाँ के थे? कैप्टन कुक है ब्रिटेन। चलिए, कैप्टन कुक ब्रिटेन। कैप्टन कुक कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन। ये कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज करने वाला, ऑस्ट्रेलिया का खोज। और ये कौन है? तस्मान हॉलैंड का। सबको पता है, वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। निम्नलिखित में से युद्धों और उनके तत्कालीन कारणों को सही युग्मों की पहचान कीजिए। पहला कर्नाटक का युद्ध बताए होंगे। तत्कालीन कारणों की सही सुमेलित कारणों पहचान कीजिए। चलो करो। पहला कारण क्या है? पहला क्या है? पहला कर्नाटक युद्ध वार्नेट के नेतृत्व और अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब्त कर लिया। एकदम सही है। और देखो अगला। द्वितीय कर्नाटक, फ्रांसीसी सेना ने यूरोप में शतवर्षीय, अभी हमने बताया शतवर्षीय तीसरा को बोला जाता था। तीसरा कर्नाटक, दक्कन और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश हस्तक्षेप, ये सेकेंड वाला में था। तो ये सेकेंड का है बात, और ये है आपका थर्ड का। तो मात्र समोलित जो है 1 है। निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? पहले ही बता चुके हैं भाई, कौन आए थे? फ्रांस। कब? तो 1668 में पहला कंपनी खोला गया था और स्थापना 1664 में किया गया था। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे लगे होंगे।